Good morning, students. Hello, everybody. How are you? I think you will be fine. और होना भी चाहिए. I am also fine. मैं MP शर्मा सर फ्रॉम झा क्लासेस फिरोजाबाद आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ. आज के टॉपिक में आज की क्लास में हम 9th क्लास का फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, ग्रेविटेशन काफ़ी अच्छा टॉपिक है बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिससे आपकी कैलकुलेशंस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी. क्लियर? सो नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक. दूसरा ये है कि अगर वीडियो आपको पसंद अच्छा आता है तो आप उसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं और चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिएगा. ठीक है, ये तो सभी बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको कुछ मिल रहा है तो उसके बदले में आपको कुछ देना भी चाहिए. ठीक है ना. तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? ग्रेविटेशन. ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, नथिंग. ठीक, तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से. आप सब एक साइंटिस्ट का नेम है न्यूटन. बहुत सारा उनका अचीवमेंट्स रहा, बहुत सारे उन्होंने लॉज दिए, इक्वेशंस दी, फॉर्मूला दिए. ठीक है ना, अबाउट द मोशन एंड अदर टॉपिक्स में भी. तो कौन थे? न्यूटन. न्यूटन ग्रेट साइंटिस्ट, सर आइजक न्यूटन, काफी ग्रेट. तो एक स्टोरी आती है, हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी हो, कि न्यूटन बैठे थे तो उन्होंने देखा कोई एप्पल वगैरह उनके सर पे गिरा या व्हाटएवर जो भी रहा हो, कुछ ऐसा उन्होंने बताया. तो एक आइडिया आया, एक सुना है ना, एक आता है कि एक आइडिया जो बदल देता है दुनिया. बस एक सोच, एक छोटे से आइडिया से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होता है. तो न्यूटन ने उसी समय सोचा कि ऐसा क्यों होता है. फिर उन्होंने किसी चीज़ को, स्टोन्स को ऊपर फेंका, फिर नीचे आया, काफ़ी ऊपर फेंका, फिर नीचे आया. फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ ही क्यों आती हैं. व्हाई ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड द अर्थ. थिंक किया, फिर इससे रिलेटेड उन्होंने लॉज बताया कि भी इसका रीजन क्या होता है, वो भी चला आ रहा है, बट कितना फोर्स लगता है किस चीज़ पे, क्यों ऐसा होता है, इस टॉपिक में यही डिस्कस होगा. क्लियर? द फोर्स विच बाइंड द सोलर सिस्टम, द फोर्स विच बाइंड अवर अर्थ. हमारी अर्थ सन के ऑल अराउंड रिवॉल्व कर रही है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. गैलेक्सी पूरी ड्यू टू द बाइंड एक दूसरे से, मून अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है ना, ये फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है. वैसे तो नेचर में बहुत सारे फोर्सेज है, लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, बट ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, केवल और केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है ग्रेविटेशन. ठीक है ना. हाँ, तो न्यूटन बोले, उन्होंने बताया कि यूनिवर्स में, इन दिस यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब जान रहे बच्चों, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है. हमारी अर्थ, ऐसा समझो ये हमारी अर्थ है, राइट, जिस पे हम खड़े हैं. इस अर्थ पे से एक डस्ट का पार्टिकल ले लो, एक चम्मच ले लो, एक चम्मच आप बोल लीजिए, क्या कहते हैं? यस. तो इतनी बड़ी अर्थ है, उसमें से अगर आप एक स्पून सॉइल उठाएंगे, मिट्टी उठाएंगे, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं फर्क पड़े. ऐसे ही एक डस्ट का पार्टिकल लिया, एक सॉइल का पार्टिकल लिया, जरा सा. ठीक है, तो अर्थ के सामने वो कोई मायने नहीं रखता. ऐसे ही अर्थ हमारी इस यूनिवर्स में कोई मायने नहीं रखती, हमारी गैलेक्सी में मायने नहीं रखती. गैलेक्सी में से हमारा सोलर सिस्टम में कोई मायने नहीं रखता, ऐसा समझ लो.
ठीक है ना। अगर बहुत दूर चले जाएंगे तो अर्थ हमें दिखाई भी नहीं देती, जैसे बहुत सारे स्टार्स बियॉन्ड हैं वो हमें दिखते नहीं। तो इस यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ मिलियंस गैलेक्सी है, ठीक है। ओके, नाउ वी कम टू द टॉपिक। न्यूटन बोले कि इस यूनिवर्स में, इस पूरे जो जितने भी रात को आपको क्लियर स्काई में स्टार्स दिखते हैं, अर्थ वगैरह, प्लेनेट वगैरह, एवरीथिंग दैट कम्स इन यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में एवरी एवरी ऑब्जेक्ट, ओके, कुछ छूटना नहीं है, टेबल चेयर जो कुछ आसपास आपका सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अब फील क्यों नहीं होता, आप कहोगे सर हमें तो फील नहीं होता, हो जाएगा। कैसे होगा, ये देखिए पेन मार्कर, ये छोटा ऑब्जेक्ट है, अर्थ तो बड़ी है ना, और जैसे ही इसको छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, राइट, नीचे जा रहा है ना, फील हो गया। अगर हम गिर गए तो नीचे गिरते हैं ना, फील हो गया। तो जब बॉडी का मास, या अर्थ एक हेवीली बॉडी है और मार्कर छोटा, तो यहाँ फील हो रहा है। तो हम लोगों का मास, बोटल्स, चेयर वगैरह आसपास रूम में जो कुछ है, इनका मास, बिल्डिंग्स का मास ये कम है, इसीलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लो, डोंट, वी कांट फील दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अगर कुछ डस्ट के पार्टिकल्स उड़ के आए हमारी बॉडी पे चिपक गए तो क्या हुआ, हमें कोई क्या हैवी लगेगा, क्या फील करेंगे, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक, ठीक है, इस तरीके से। सो सबसे पहले न्यूटन ने जो लॉ दिया उसका नेम था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन बोले, सर न्यूटन ने बताया, भाई न्यूटन ने दिया है तो उनका नाम आएगा सबसे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, एक ही बात है, ठीक है। पहले ये समझते हैं, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, थोड़ा ग्रेविटी अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इन्होंने न्यूटन बोल रहे कि इस यूनिवर्स में एवरी बॉडी अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, राइट। तो हम इसको लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी इन द universe attract each other with a force, everybody in the universe, okay, so we are discussing about the Newton's law of gravitation। ये ग्रेविटेशन टॉपिक है हमारा फिजिक्स का, यानी साइंस का। क्लास कौन सी है अपनी, 9th, ओके, 9th क्लास में ग्रेविटेशन टॉपिक है साइंस में, ठीक है। एनसीईआरटी की एक ही बुक होती है, बाकी प्राइवेट बुक्स में क्या होता है, बाइफरगेट कर दिया, फिर इसके टॉपिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग। तो दिस कम्स इन द टॉपिक ऑफ फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स क्या होती है वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, हर एक बॉडी यूनिवर्स में अट्रैक्ट करती है। अब वो फोर्स कितना होगा, विच इज ए पॉइंट, फर्स्ट 2 पॉइंट में इसको क्लियर करते हैं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 और m2। ये क्या है मैं अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ मून कुछ भी ले लीजिए, इसका मास m फॉर मास होता है, मास की यूनिट होती है केजी, किलोग्राम, ठीक है। क्योंकि मोशन पढ़ लिया आपने तो पता चल गया होगा, लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट टर्म में क्लियर हो गया होगा। इसका ये सेंटर है, दूसरी बॉडी ये है ऑब्जेक्ट हमारा,
इसका सेंटर, इसका मास हमने लेट किया m2 और यहाँ इसका सेंटर a, इसका सेंटर b और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई r। क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, से सेंटर मेजर करते हैं डिस्टेंस को। ये दो बॉडीज थी, चाहे अर्थ और मून मान लीजिए आप, चाहे सन और अर्थ मान लीजिए आप, चाहे कोई भी ये पेन या अर्थ मान लीजिए, कुछ भी। तो दोनों बॉडीज में इसका मास m1 है, इसका मास कितना है? m2 है। तो दोनों के मास जितने ज्यादा होंगे, ओके, मास जितना ज्यादा होगा बॉडी का, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, यानी ग्रेविटी उसकी उतनी ही ज्यादा होती है, मोर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी कि दोनों के मास का मल्टीप्लिकेशन। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब बच्चों समझ लो उल्टा, बिल्कुल। अगर अर्थ और मून के बीच में जितना फोर्स अभी लग रहा है, ओके, अगर बाय द वे इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, मून दूर चला जाए या अर्थ दूर चला जाए मून से, तो क्या होगा? ग्रेविटी कम हो जाएगी, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा, अट्रैक्टिंग पावर। जैसे अर्थ हमारी सन से जितनी भी दूर है, अगर वो बहुत दूर हो जाए, डबल दूर हो जाए, तो क्या होगा? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा दूर होंगे उतने कम फोर्स लगेगा, जितना काफी करीब होती है पार्टिकल, फोर्स ज्यादा होता है। नियर एंड डियर, मतलब ज्यादा पास, ज्यादा अच्छा, ज्यादा बढ़िया लगने वाला, ठीक है ना। नियर एंड डियर का मतलब है ज्यादा पास होगा तो पार्टिकल में प्रेम ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जस्ट लाइक प्रेम है। और घर में होता है ना, एक बच्चे का अपनी माँ से होता है, फादर से होता है कि नहीं होता? ठीक है ना। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चीजों से होता है, मोबाइल से होता है कि नहीं होता? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डैमेज हो गया, टूट गया, अरे परेशानी हुई, मूड खराब हो गया, तो क्या था ये? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका क्या होगा? एफ, सिंबल वही होगा। इनवर्सली को अपॉन में लिखते हैं, क्या? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है r, तो r का अपॉन में लिखेंगे r स्क्वायर, ऊपर लगाएंगे 1, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड, राइट। ये दो चीज ये बताया न्यूटन बोले कि इस तरीके से फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अभी थोड़ा आगे चलते हैं इसमें टॉपिक में, अभी थोड़ा सा बचा है, 2 स्टेप्स और लिखने इसके अभी हमें, तब कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो यहां से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मान लो ये फर्स्ट, ये हमारी सेकंड, क्लियर। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो देखिए m1 m2 तो आपको न्यूमेरेटर में ही लिखना है, प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा r स्क्वायर। ये हो गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ओके। अब फिजिक्स में क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है। अब रिमूव क्यों होता है इसको मैं एक एग्जांपल से साइड में समझाता हूं आपको, फिर उसके बाद में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और आई थिंक आपको भी मालूम भी नहीं होगा कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन है क्या और क्यों रिमूव हुआ। इसको एक अलग से एक एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। देखो, हमने एक बिस्किट की पैकेट ली और हमने उसको पैसे दिए, कॉस्ट, ठीक, और यहां पे पैकेट है, पैकेट ऑफ बिस्किट, ओके। कुछ भी चीज ले लो, चॉकलेट ले लो, कुछ भी ले लो, पेंसिल ले लीजिए, चलिए। अच्छा, पेन से लेते हैं, चलिए एक पेन ले लिया हमने, ओके, पेन ले लो, इजी हो गया पेन, कॉस्ट और पेन। अब ये बताइए मेरे को आप
कि 1 पेन लेंगे तो आपको उतनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, अगर आप 2 पेन लेंगे तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, 4 पेन लेंगे तो आपकी फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी, 10 पेन लेंगे तो आपकी फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पेन अगर इंक्रीज हो रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ पेन आर इंक्रीजिंग देन देयर कॉस्ट ऑल्सो बी इंक्रीजिंग इन द सेम वे। सपोज करो 1 पेन हमारा कितने का है? 10 रुपीज का। तो 2 पेन कितने होंगे? पेन डबल हुए भाई। पेन आपने पहले 1 सिलेक्ट किया था, अब 2 ले लिए। अब 1 के लिए आपको 10 रुपीज देने थे, तो अब 2 के लिए आपको 20 देने, यानी पेन भी डबल हो गए तो कॉस्ट भी डबल हो गई। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक अगर क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसी रेशियो में ये भी बढ़ जाएगा। अगर ये 10 टाइम्स लोगे तो इसकी कॉस्ट भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। अब ये बढ़े और ये कम हो जाए, इसको बोलते हैं इनवर्सली। जैसे हमने लेबर लगा रखी है, कहीं पे काम करना है, तो हमने 2 मैन लगा दिए, तो हमारा वर्क जो है 10 डेज में खत्म हो रहा है। अगर मैन में 4 मैन लगा दूंगा तो काम जल्दी नहीं हो जाएगा 5 डेज में। तो यहाँ नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करने से नंबर ऑफ डेज क्या हो गए? रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। डबल आदमी करने से काम जल्दी खत्म होगा, डेज आधे हो गए ऑटो। इसको बोलते हैं इनवर्सली। अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी वाली रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? ये तो होगा डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब। अच्छा, दूसरी बात अब चलते हैं मेन ये रिमूव करने वाली बात। ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लो हमने 1 पेन लिया, तो पहले तो ये देखा कि कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? पेन। कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू पेन हो गई। क्लियर? कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू पेन, ये बात होगी। चलिए, ओके। अब पेन बनेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये तो बात क्लियर है। बट कितने पेन की कितनी कॉस्ट, ये कैसे? चलिए, तो यहां पे हमने बोला कि चलो कॉस्ट निकालते हैं, और पेन जो हमारा 5 रुपीज वाला पेन है, ओके, 5 रुपीज का पेन है, तो हमने इसको रिमूव किया, इक्वल लगाया 5 रुपीज वाला पेन इनटू कितने पेन, नंबर उसका कितने पेन। मान लो पेन के नंबर को हमने x मान लिया, x पेन, ओके, x। अब मान लो x की वैल्यू 1 है, 1 पेन लिया आपने, तो कॉस्ट क्या होगी? 5 इंटू 1 यानी 5 रुपीज। अगर मान लो x 2 पेन हो गए, तो हमारे 2 लगाएंगे वैल्यू यहाँ पे x की, तो क्या होगी कॉस्ट? 5 इंटू 2, तो कॉस्ट कितनी होगी? 10 रुपीज। तो 5 ये हटने के बाद 5 डिजिट आ गई हमारे पास। ये 5 क्या है? फिक्स, दैट इज कांस्टेंट है। क्या ये? कांस्टेंट। क्लियर? इसको कहते हैं, अगर पेन हमारा 10 रुपीज वाला है तो इट मीन्स हमारा कांस्टेंट क्या होगा? 10 होगा। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है, तो 10 रुपीज वाला हो गया, यानी इसको लगाने से इक्वल आ गया। ओके, इक्वल हो गया। तो ऐसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे अपन, और रिमूव करने के बाद आएगा कांस्टेंट। तो देन f इज इक्वल टू g आता है यहाँ पे कांस्टेंट, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये g क्या है बच्चों? यहाँ पे कांस्टेंट, वेयर g is a constant, it is called gravitation कांस्टेंट। इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स बताई, इसकी वैल्यू फिक्स, और इसकी वैल्यू g इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, ये वैल्यू, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। यहां पे जाकर के फिनिश हो जाता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद में थोड़ी सी 2-3 डेफिनेशंस हैं
जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें उसको हम क्लियर करेंगे। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे जहां पे जी की वैल्यू फिक्स डालेंगे आप हर बार न्यूमेरिकल्स में, और m1 क्या है, मास ऑफ वन बॉडी इन किलोग्राम्स, m2 क्या है, मास ऑफ अदर बॉडी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और r क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। ओके, अच्छा एक ओरल बात अगर क्वेश्चन की जाए तो उसमें ये आता है कि अगर मास को डबल कर दें, इफ मास ऑफ वन बॉडी इज डबल, तो फोर्स क्या होगा, डबल। ओके, इसको भी डबल करते हैं, इसको भी डबल, दोनों को डबल किया तो दोनों को डबल करने का मतलब 2 इंटू 2 कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। डिस्टेंस को डबल करने से प्रॉब्लम आ जाएगी, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लगाएंगे और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 टाइम्स, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी, 1/4 टाइम्स, राइट, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, फोर्थ या तो फोर्थ टाइम बोलिए आप, 1/4 टाइम्स। क्लियर। तो ये है हमारा ग्रेविटी, यानी यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडीज हैं उनके बीच में अगर कोई फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ग्रेविटी क्या है, इसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसमें एक प्लेनेट ले लिया हमने, जैसे अर्थ ले ली, अब अर्थ की इंडिविजुअल अट्रैक्टिंग पावर है, उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। क्लियर। तो 2-3 डेफिनेशंस हैं, या फ्री फॉल है, ग्रेविटी है, कुछ है, उसको हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। अच्छा, जी की वैल्यू ये आई कैसे, ये भी हम आपको अभी बता दे रहे हैं, इसके साथ में जी की वैल्यू कैसे आती है, ये यूनिट कैसे आई इसकी। क्लास अपना 9th ही चल रहा है, चैप्टर ग्रेविटेशन, एक वर्ड सही से लिखते हैं, फिजिक्स, ग्रेविटेशन। ओके, हाँ, तो हमने फोर्स F इक्वल्स टू पढ़ा G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर), राइट। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, यू नो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई G(m1 m2 इक्वल्स टू F इंटू r स्क्वायर), F इंटू r स्क्वायर। तो z कैलकुलेट करेंगे आप तो F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। नाउ z इक्वल्स टू, अब निकालते हैं यूनिट। ओके, यूनिट SI यूनिट ऑफ G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस किसमें होता है, मीटर में, स्क्वायर लगाए तो मीटर स्क्वायर। मास किसमें होता है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। क्लियर। तो यूनिट बनी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केजी इक्वल्स टू केजी स्क्वायर, ऐसा लिख दीजिए आप। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस किलोग्राम को न्यूमेरेटर में ले आइए डिनोमिनेटर से, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो किलोग्राम -2, ऐसे भी। तो नाउ इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ कैपिटल G, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, यस। नेक्स्ट टॉपिक, इसी में चलते हैं आगे, कंटिन्यू। हाँ जी, तो ये थोड़ा टॉपिक स्टैंडर्ड है, तो स्टार्टिंग में आप कंफ्यूज नहीं हो, बिल्कुल भी घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, बस थोड़ा थोड़ा एक बार ये जब पढ़ लोगे ना पूरा टॉपिक, देन आफ्टर फिर से अब वीडियो आप देखेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम।
अब बात करते हैं हम एक टॉप ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशनल एक फोर्स है जो यूनिवर्स के किसी भी टू बॉडीज के बीच में लगता है। ग्रेविटी क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज द फोर्स with it is the force with which earth attract a body, or you can say a object. So it is the force with which earth attracts a body towards its center। सेंटर, अपने सेंटर की तरफ। अर्थ का हमेशा देखिए, ये अर्थ है सपोज, ठीक है, प्लेन फिगर ही बनेगा यहाँ पे तो, और अर्थ पे हम यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हमारे लेग्स यहाँ पे होंगे तो हम सीधे होंगे। कोई बंदा यहाँ पे है तो हमें लग रहा है ये ऐसे लटक रहा है, नहीं, ये भी सीधा ही होगा। देखो यहाँ पे इंडिया लगभग यहाँ पे आती है ना, देखा होगा आपने, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे हैं, अर्थ पे एस टाइप से हैं, फिर भी हम अपने आप को सीधा ही फील करेंगे। अगर कोई यहाँ पे है नीचे तो उसके अकॉर्डिंग वो सीधा है। तो जब भी ये बॉडी अगर यहाँ से इस साइड से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी तो है ही उसका, यहाँ तक है, मान लो इसकी अर्थ की ग्रेविटी ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके सेंटर की तरफ, तो यहाँ से किसी चीज को छोड़ा तो वो इस साइड आएगा, ये इसका सेंटर है ओके, वो यहाँ तक आएगा। अगर यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे तो ये इधर ही जाएगा, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज करो तो ये नहीं जाएगा, ये जाएगा। जैसे यहाँ पे है अपन, और यहाँ पे से क्या किया हमने, इसको ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो ये इस साइड और इस साइड जा ही नहीं सकता, ये सीधा सीधा नीचे की तरफ जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। वर्टिकली डाउनवर्ड जो डायरेक्शन होगी, अगर उसको आगे एक्सटेंड करके मीट करोगे तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, अर्थ के सेंटर से ही मीट हो जाएगी ये। यहां से आप छोड़ेंगे तो ये भी नीचे इधर आएगा, यहां से छोड़ोगे तो ये, ठीक है। तो अर्थ के अंदर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, अर्थ के पार्टिकल्स को हम काउंट नहीं कर सकते। अर्थ में इतने सॉइल के पार्टिकल्स हैं, अनकाउंटेबल हैं। इसी तरह से इस यूनिवर्स में स्टार्स वगैरह भी अनकाउंटेबल हैं, क्योंकि गैलेक्सी ही मिलियंस है, और एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स होंगे, अनकाउंटेबल। समझ गया? तो ये अर्थ की इंडिविजुअल क्या होगी, ग्रेविटी। क्लियर? अर्थ की रेंज में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, अर्थ की ग्रेविटी है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मून की अलग ग्रेविटी है, सन की अलग ग्रेविटी है, तो प्लेनेट की इंडिविजुअल अलग अलग अट्रैक्टिंग पावर्स होती है। अब मून पे जाएंगे ना तो उसकी ग्रेविटी कम है, बहुत कम, ठीक है ना, काफी स्लो। अगर ऊपर से कोई जंप करते हैं तो बहुत स्लो स्लो धीरे धीरे आएंगे आप, ठीक है मून के सरफेस पे। तो ग्रेविटी का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक, तो ग्रेविटी क्या हो गया, इट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। नेक्स्ट डेफिनेशन होती है फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में ये मारकर इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब पुश नहीं करूंगा इसको मैं, सिंपल इसको बस रिलीज करना है, मेरे को छोड़ना है, और छोड़ने के बाद सीधा ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ गया, इसको बोलेंगे अपन फ्री फॉल। क्लियर? जंप नहीं लगाना, फोर्स नहीं लगाना, पुश नहीं करना, केवल रिलीज करना है, और रिलीज करने के बाद ये सीधा नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो इसको बोलते हैं अपन फ्री फॉल। क्लियर? फ्री फॉल यानी कि इसको अब डिफाइन में कैसे लिखेंगे, द फॉलोइंग, गिरना, द फॉलोइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट from a certain height, from a certain height, कितनी भी हाइट ले सकते हैं आप, 1 मीटर, 2 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, 5000 किलोमीटर, कितना भी ले लो ऊपर से, वो नीचे अर्थ की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। द फॉलोइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट टूवर्ड्स द अर्थ
is called free fall. Okay, so this is the definition of gravity and free fall. किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया तो इसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। अब क्वेश्चन ये आता है कि वैसे तो ऑब्वियसली प्लेन रोड पे क्या होता है, हमें किसी बॉल को मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए हमें बैट से या किसी अदर ऑब्जेक्ट से या किक से या हैंड से या लेग से उसको पुश करना पड़ेगा, यानी कि वी हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन द बॉल, तब जाके वो मोशन में आएगी अर्थ पर, राइट। क्योंकि अर्थ पे उसका वेट भी है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आता है, यहाँ उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे बॉल पे फोर्स लगाने के लिए तब तो वो जाएगी, और यहाँ हमें फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कौन लगाने वाली है, अर्थ लगाने वाली है, अर्थ के फोर्स से। अब नाउ वी विल फाइंड कि हाउ मच फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मान लो मैं हूं या आप हो, ठीक है, कुछ सम हाइट से एकदम से फ्री हो गए, या कोई ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का, उसको मैंने ऐसे छोड़ा तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगी, इसका मतलब फोर्स लगा रही है, तो कितना फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, वो पढ़ना है हमें इसमें। और एक टॉपिक और पढ़ना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, मोशन चैप्टर का ये टॉपिक है फर्स्ट टर्म का, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, बट यहां एक्सेलरेशन का मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। ओके, if you have any doubt, any query related to this topic, then you can write in comments, then I will give the suggestions or clarification of that question, that doubt. Now अब एक वर्ड का मीनिंग और जानना है, आप छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए आपको एक एक चीज को क्लियरली समझना है, यानी रटना नहीं है, उस चीज वास्तव में वो रियलिटी में है क्या बात, इस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, वो क्या है उसको टच करना है। देखो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अभी मैं समझाने जा रहा हूं आपको क्या, एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो कार में 3 वर्ड होता है ABC, ए से होता है एक्सेलरेटर, जो रेस वाला होता है ना, रेस देते हैं एक्सेलरेटर, ठीक है ना, कार में होता है, स्कूटर में होता है, बाइक में होता है, सब जानते हैं, राइट हैंड जिससे गाड़ी की स्पीड अप हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, उसको कहते हैं एक्सेलरेटर। कम कर दिया तो डिक्लेरेटर बोलते हैं, डिक्लेरेशन। ए फॉर एक्सेलरेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच, ठीक है, ये जनरल बात हो गई। तो एक्सेलरेटर का मतलब है बढ़ा देना। आप साइकिल से जा रहे हो, आपने पेडलिंग फास्ट कर दी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ा आपने, फ्री फॉल किया, राइट, अब ये अर्थ की तरफ आएगा, अर्थ की तरफ आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और लास्ट में ये हिट करेगा यहाँ किससे, अर्थ से। तो जब ये नीचे आ रहा होगा तो इसकी स्पीड में क्या होगा, स्पीड का मतलब या वेलोसिटी बोलेंगे, अगर स्पीड भी बोल रहे हैं तो वेलोसिटी समझ लीजिए, वेलोसिटी का मतलब एक ही चीज है, नो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्पीड और वेलोसिटी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, एकदम स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ठीक, तो इसको है वो स्पीड, बट क्या कह देंगे हम, वेलोसिटी बोल देंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट पाथ, सीधा चल रहा है ना, तो उस स्पीड तो है ही उसकी ऑब्वियसली, तो उसको हम वेलोसिटी बोल देंगे। अगर सीधे पाथ में नहीं चल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको हम स्पीड ही बोलेंगे, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब जिसमें डायरेक्शन होता है, तो यहाँ वेलोसिटी का वेलोसिटी कहेंगे, ऑब्वियसली जब क्वेश्चन में स्पीड भी लिख के आ जाती है तो आप समझ लो वेलोसिटी ही है। तो इसकी वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आएगा, बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अगर हम बैठे हैं अर्थ पे, ठीक, अगर यहां से एक 100 ग्राम की बॉल है और वो अगर 2 मीटर से मेरे सर पे गिरती है तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यही बॉल 20 मीटर ऊपर से आ रही होगी तो बहुत ज्यादा हिट करेगी। कहने का मतलब जितनी दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा होता है उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ
ग्रेविटी की वजह से। क्लियर? तो टॉपिक एक्सेलरेशन क्लियर करना है हमें। स्टार्टिंग में मान लो इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, थर्ड 3 सेकेंड और 4 सेकेंड में ये हिट हो गया ग्राउंड पे। तो आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी अप्रॉक्स 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, सेकेंड में जाकर के 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, थर्ड सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यानी एवरी सेकेंड में, एग्जैक्ट तो 9.8 होता है बट अप्रॉक्स में मैं आपको समझा रहा हूं कितना, मान लिया मान लो 10। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट, वेलोसिटी बढ़ रही है। अब वेलोसिटी बढ़ जाए या कम, कम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज हो, कम हो, ज्यादा हो, व्हाटएवर, नो प्रॉब्लम, बस चेंज होनी चाहिए। और चेंज होगी तो हम बोलेंगे एक्सेलरेटर। कोई भी बाइक आप कांस्टेंट एक्सेलरेटर पे चला रहे हो, कांस्टेंट पे, बिल्कुल न कम न ज्यादा, एक्सप्रेस हाईवे है, स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं है, चला सकते हैं कांस्टेंट, उसमें वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है आपकी, न कम हो रही, इसका मतलब नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का कम होना या ज्यादा होना, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में, वेलोसिटी चेंज हो जाती है ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेन टॉपिक हमारा यही है कि आज का, दिस इज द लास्ट टॉपिक, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। एक मोशन में एक्सेलरेशन पढ़ा आपने, एक यहाँ पे भी एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुआ, अर्थ की अट्रैक्टिंग पावर यानी कि ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसकी डिफाइन लिख दे रहा हूं मैं, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस in an object due to gravity of the earth. The acceleration produced in an object due to gravity of the earth is called acceleration due to gravity. It is denoted by letter, इसको बच्चों स्मॉल जी से, ओके, स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इससे पहले के टॉपिक में हमने कैपिटल जी लिखा था, वो क्या होता है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। इसका नेम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बट इसका नेम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नॉट एक्सेलरेशन। केवल एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, मोशन में और सेकंड चैप्टर में आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं, ए फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। द चेंज इन वेलोसिटी, ए इक्वल्स टू फॉर्मूला हुआ करता था v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे क्या है तो एक्सेलरेशन ही, बट ये ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसका नेम है टोटल पूरा मिला के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको स्मॉल जी से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी एवरेज वैल्यू, इसकी एसआई यूनिट लिखते हैं पहले तो अपन, ओके। एसआई यूनिट ऑफ जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको आप न्यूमेरेटर में लिखेंगे तो मीटर एस माइनस 2, ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, चेंज होती है, क्योंकि अर्थ हमारी परफेक्ट स्फीयर नहीं है, अर्थ हमारी ओवल है। अब ओवल है तो सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा बैठेगा, यहाँ पे पोल पे डिस्टेंस कम बैठेगा, ठीक है ना। तो अर्थ पे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग इसकी वैल्यू हो सकती है।
अगर अर्थ से काफी ऊपर चले जाएंगे आप तो भी इसकी वैल्यू में चेंज आ जाएगा, अर्थ के अंदर डेप्थ में चले जाएंगे आप तब भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इट इज नॉट फिक्स्ड, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस और द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो आगे के वीडियो में हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे कि जी की वैल्यू किस पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, अर्थ के इतने किलोमीटर्स पे जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, डेप्थ में जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर रिलेशन निकालेंगे हम अगले टॉपिक में, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। सो नाउ टुडेज क्लास इज ओवर। आई होप you will be happy or glad to see the video। तो मैं MP शर्मा सर, जहाँ क्लासेस फिरोजाबाद से ये वीडियो देख रहे हैं आप, अगर आपको पसंद है और ऑब्वियसली पसंद ही होगा तो आप कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें। नाउ यू आर अंडरस्टैंड बेटर देन मी, मुझसे ज़्यादा सब जानते हैं आजकल तो, ठीक है। ओके, और वीडियो देखते रहिए और कमेंट करिएगा और बताइए हमें आपको वीडियो कैसा लगा, इससे फिर हम नेक्स्ट अपलोड वीडियो इसका भेज देंगे आपके लिए। ओके बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।